फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है लोन। हमने आपको डिफरेंस बता दिया था चालू खाता, बचत बैंक खाता और आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। इन सब में हमने आपको डिफरेंस बताया था। अब उसके बाद आपका पॉइंट आता है लोन। ठीक है, जमा धन के अतिरिक्त बैंक प्रत्यक्ष रूप से लोन भी ले सकता है। ऐसे ऋण साधारण व्यक्तियों से नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों या केंद्रीय बैंक आदि से लिए जाते हैं। ऐसे ऋण केवल असाधारण परिस्थिति में ही लिए जाते हैं। संकट काल समाप्त होने पर इन ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है। साख का निर्माण, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। साख का निर्माण करना और इस प्रकार निर्मित साख से व्यवसाय करना बैंक की एक प्रमुख विशेषता है। बैंक की देनदारी पर जमा का विश्वास जनता का विश्वास होने के कारण बैंक सदा ही उससे कहीं अधिक रुपया उधार दे सकता है जितना कि उसके पास नकद जमा है। अर्थात बैंक अपने पास नकद जमा का कई गुना रुपया उधार दे सकता है। सबसे पहले नोट निर्गमन द्वारा, नकद जमा और साख जमा द्वारा। नोट निर्गमन से क्या करता है, बैंक अपना साख का निर्माण करता है, नकद जमा से करता है और साख जमा से। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद है प्रतिभूतियों का क्रय। प्रतिभूतियां बैंक सरकारी प्रतिभूतियों, कंपनी के अंशों और अन्य प्रकार की संपत्ति आदि भी खरीदते हैं। बैंक इसका भुगतान नकद नहीं करते बल्कि विक्रेताओं के खाते में उस धनराशि को जमा कर देते हैं। अपने लिए नकद राशि की आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक से भुना लेते हैं। इस प्रकार के अपने नकद कोष की सहायता से क्या करते हैं, साख का निर्माण करते हैं। अधिविकर्ष की सुविधा। बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करके साख का सृजन करता है। वह अपने ग्राहकों को जमा धनराशि से अधिक धनराशि निकालने की सुविधा दे देता है। अधिविकर्ष में होता यही है कि जितना पैसा हमारे कस्टमर के बैंक अकाउंट में होता है उससे ज़्यादा पैसा निकालने की बैंक उसे अनुमति दे देता है। वही क्या कहलाता है, बैंक अधिविकर्ष। बैंक जितनी अधिक यह सुविधा देने में समर्थ होगा, इससे साख सृजन की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। अब उसके बाद आया है कि साख निर्माण बैंक करता होता है या जमा करता। तो देखो, इस कथन पर सब लोग एकमत नहीं है कि साख सृजन का कार्य बैंक करता है या जमा करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि बैंक साख सृजन नहीं करता बल्कि जमा करता ही साख सृजन करता है। उन व्यक्तियों में डॉक्टर वॉल्टर लीफ और कैनन हैं। जमा करने वाले अधिकतर अपनी जमा राशि बैंक में रखते हैं और उससे बहुत कम निकालते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ऋण ना ले तब बैंकों के पास साख जमा अधिकतर क्या करते हैं, साख जमा कहाँ से आएगी, और जब साख जमा नहीं होगी तो बैंक साख का निर्माण कैसे करेगा। इसके अलावा क्या करता है, जब ऋणी बैंक से ऋण लेता है तो वे नकद ऋण नहीं लेते बल्कि वो लोन की जो जितनी भी राशि होती है वो बैंक के चालू खाते में जमा कर देते हैं और तत्पश्चात उसे आवश्यकता अनुसार चेक या अन्य साख पत्रों से निकालते रहते हैं। अब इसके विपरीत हार्टले विदर्स का विचार है, ऋण जमा को जन्म देता है और उनके सृजन का श्रेय बैंक को है। जब बैंक किसी ग्राहक को ऋण देता है तब ऋण लेने वाले के नाम साख जमा खाता खोलकर उसमें ऋण की रकम जमा करता है, ना कि उसे रोकड़ी रुपया देता है। इस प्रकार प्रत्येक ऋण जो बैंक द्वारा दिया गया है एक नए बैंक जमा खाते की सृष्टि करता है। अतः साख का सूत्रपात क्या कौन करता है, बैंक ही करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है साख सृजन की सीमाएं। अब यह प्रश्न उठता है कि बैंक साख सृजन की किस सीमा तक कर सकते हैं। बेनम ने बैंक के साख निर्माण करने की 3 सीमाएं बताई हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहले है देश में मुद्रा की मात्रा। देश में वास्तविक मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी साख निर्माण की शक्ति अधिक होगी। यदि भारत में रिजर्व बैंक साख का विस्तार करना चाहता है तो वे कानूनी ग्राहक मुद्रा को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों में निक्षेप होता है, जमा की मात्रा बढ़ जाती है। सेकंड है जनता में बैंकिंग की आदत। यदि जनता को बैंक में हिसाब रखने की आदत है तो वह नकदी का उपयोग न करके चेक का उपयोग करेगा। बैंकों के निक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और उनकी साख निर्माण करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। उसके बाद है कुल दायित्व
का नकद कोष में प्रतिशत। प्रत्येक बैंक को कुछ रकम नकद कोष के रूप में रखनी पड़ती है ताकि जब कभी जमाकर्ताओं या ऋणियों की द्रव्य की मांग हो तो वो उसे पूरा कर सके। द्रव्य भी हम पैसे को कहते हैं। अधिकतर देशों में बैंक उतना ही नकद कोष रखते हैं जितना कि वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझते हैं। उसके बाद अन्य सीमाएं दे रखी हैं बैंकों की केंद्रीय बैंक में जमानत का स्वभाव, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के साधन, साधारण आर्थिक स्थिति, जमाकर्ताओं की बैंक में जमा करने की इच्छा, सट्टे का जोर। उसके बाद है रिजर्व फंड कोष, सुरक्षित कोष इसे हिंदी में कहेंगे हम। बैंक अपने लाभ का दो प्रकार से उपयोग करते हैं। लाभ का एक भाग सुरक्षित कोष में बांट दिया जाता है और शेष को लाभांश के रूप में अंशधारियों में बांट दिया जाता है। नए विधान के अनुसार भारतीय बैंकों के लिए लाभ का लगभग 20% सुरक्षित कोष में जमा करना आवश्यक हो गया है। कितना? 20%। जब तक सुरक्षित कोष दत्त पूंजी के बराबर न हो जाए, बैंकों को पूंजी का यह साधन तुरंत ही प्राप्त नहीं हो जाता वरन कुछ दिनों बाद प्राप्त होता है, और जिसे जबकि बैंक को लाभ होने लगता है। सुरक्षित कोष में कालांतर में पर्याप्त मात्रा में धन एकत्रित हो जाता है। अब देखो, चालू खाता खोलने से पूर्व बैंक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ। कौन कौन सी सावधानियाँ हैं ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था। जब कोई भी व्यक्ति बैंक में चालू खाता खोलने का अधिकारी होता है तो उसे नेक नियत में विश्वास हो और वह खाता खोलने के लिए सहमत हो। वैसे तो सभी बैंक प्रकार के बैंक खाते खोलने में पूर्ण सावधानी से काम लेते हैं, किंतु चालू खाता को खोलने में भी सतर्क हो जाते हैं। अब चालू खाता खोलने से पहले बैंकर को निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, एक नाबालिग ग्राहक। भारत में वे लोग अवयस्क और नाबालिग माने जाते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो या अभिभावक नियुक्त किया गया हो तो 21 वर्ष से कम हो। अवयस्क व्यक्ति से जो समझौते किए जाते हैं वे कानून के अंतर्गत अमान्य होते हैं, परंतु अवयस्क का खाता खोलने और लेन देन करने में बैंक के लिए तब तक कोई हानि नहीं होती जब तक खाते में जमा शेष रहती है। यदि गलती से उसे अधिविकर्ष के रूप में रुपया निकालने की आज्ञा दे दी जाती है तो वह अधिविकर्ष की धनराशि कानून न उससे वसूल नहीं की जा सकती। यदि आवश्यक कोई चेक लिखने या लिखे और वह अनादरत हो जाए तो उसके लिए भी आवश्यक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। अतः बैंक को चाहिए कि आवश्यक का खाता उसके अभिभावक के नाम से खोले, ना कि आवश्यक के नाम से, मतलब आवश्यक कहते हैं माइनर को। उसके बाद है सीमित दायित्व युक्त एक संयुक्त स्कंद प्रमंडल। सीमित दायित्व संयुक्त स्कंद प्रमंडल का खाता खोलने से पहले बैंक को निम्नलिखित तथ्यों की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले है कि कंपनी के पार्षद अंतर सीमा नियम और अंतर नियम का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि उसे ज्ञान हो जाए कि कंपनी के संचालक अथवा प्रबंधक के क्या अधिकार हैं। पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के बारे में हमने आपको 11th में समझाया था। उसके बाद है कंपनी के व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र भी देख लेना चाहिए। उसके बाद है बैंकर को उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी लेनी चाहिए जिसके द्वारा कंपनी ने उसे अपना बैंकर चुना है। यदि कंपनी नहीं हो तो यह भी देख लेना चाहिए कि प्रथम संचालक मंडल की सूची पार्षद सीमा नियम में दी गई है। उसके बाद एक विवाहित स्त्री के नाम खाता खोला जा सकता है। वह चेक लिख सकती है और उसके चालू खाते से बैंक को लेन देन करने में कोई हर्ज नहीं, परंतु उसे ऋण या अधिविकर्ष देने में बैंक को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि उसके द्वारा दिए गए ऋण के लिए उसके पति को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। अतः बैंक के लिए उचित मार्ग यही है कि विवाहित स्त्री के खाते से तभी तक लेन देन करें जब तक उसके खाते में शेष रहे। उसको ऋण तब दिया जाए जबकि उसके नाम से कोई निजी संपत्ति हो। उसके बाद है एक साझेदारी फर्म के नाम में खाता खोलने से पहले निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी हैं? वह सभी साझेदारों से हस्ताक्षर कराकर एक ऐसा लिखित पत्र ले ले जिसमें फर्म के व्यवसाय का स्वभाव, सभी साझेदारों के नाम,
पते उन साझेदारों के नाम पते जिन्हें फर्म के खाते के संचालन का अधिकार दिया गया है, उनके नमूने के हस्ताक्षर ले लेने चाहिए। प्रत्येक के अधिकारों की सीमा का स्पष्ट उल्लेख ले लेना चाहिए। बैंक की साझेदारी की शर्तों को ठीक सावधानी से अध्ययन कर लेना चाहिए। बैंक को अपने हितों की सुरक्षा के लिए सभी साझेदारों को यह स्वीकृति ले लेनी चाहिए कि जिन साझेदारों को खातों में संचालन का अधिकार है उन्हें ही फर्म की ओर से बिल लिखने, उन्हें स्वीकार करने और फर्म को बंधक रखने और बेचने का अधिकतम अधिकार होना चाहिए। फिर एक खैराती संस्था जो दान के पैसे से चलती है खैराती संस्था कहलाती है, जैसे अनाथालय, अस्पताल आदि। उन्हें भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार है। बैंक को खैराती संस्था का खाता खोलने से पहले उसकी प्रबंध समिति का खाता खोलने का नाम या उसके स्वयं हस्ताक्षर पुस्तक में हस्ताक्षर लेने चाहिए। अधिविकास पर इन संस्थाओं को रुपया उधार नहीं देना चाहिए। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ क्लास। ये चैप्टर भी आपका यहीं ख़त्म हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए बोर्ड में, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। ठीक है क्लास। इसके MCQs ये सारे आप पढ़िए। उसके बाद उसके निश्चित उत्तरीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, बैंक के वित्तीय साधनों की समीक्षा एवं विवेचना कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। ठीक है। उसके बाद अंतर आपने कर ही लिया था। चालू खाता और बचत खाते में अंतर बताइए। बैंक में बचत खाता किस प्रकार चलाया और खोला जा सकता है। थैंक यू क्लास।